हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान प्लस पर। और आज फिर से हम आपके लिए जो वर्णमाला की अगली क्लास है लेके आए हैं। वर्णमाला में हमने आपको मतलब कि स्वर तक पढ़ाया था। अब से हम व्यंजन स्टार्ट करते हैं। तो व्यंजन में हमने आपको जैसे कि उस समय बताए थे कि आपका उच्चारण स्थान के आधार पर है और ध्वनि संवेग के आधार पर और तारतम्य के आधार पर। तो हमने ये सारी चीज़ें आपको स्वर में ये चीज़ें ख़त्म कर चुके थे। आज हम व्यंजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजन। अब व्यंजन हम पहले तो ये देखते हैं कि व्यंजन हम उच्चारण स्थान के आधार पर शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो व्यंजन में उच्चारण स्थान के आधार पर हम देखते हैं व्यंजन के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? व्यंजन के 6 भेद हैं। ठीक है दोस्तों, और हम आपको यहाँ परिभाषा सहित सारी चीज़ें बताने वाले हैं। इस वजह से अगर आपको नोट्स वगैरह तैयार करनी है तो आप साथ साथ परिभाषा लिखते चलिए, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में आपकी नोट्स अच्छे से तैयार रहे और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके 6 भेद हैं। अब वो 6 भेद कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के 6 भेद हैं। तो नंबर 1 पे आपका आता है स्पर्शी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, आपका स्पर्शी व्यंजन है नंबर 1 पे। तो स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं या ये होते कौन कौन से हैं, ये चीज़ें हम आपको बताते हैं। स्पर्श का मतलब होता है दोस्तों कहीं ना कहीं से स्पर्श करके जो बोला जाता है, जैसे होंठ। स्पर्श का मतलब है कि जैसे कि होंठ, दांत और कंठ। इसका मतलब दोस्तों जिन वर्णों को बोलने के लिए या उच्चारण के लिए कह सकते हैं, बोलने के लिए लिख सकते हैं या उच्चारण के लिए जिन वर्णों को बोलने के लिए कंठ, तालु, मूर्धा, होंठ। ठीक है दोस्तों, जिन वर्णों को बोलने के लिए कंठ, तालु, मूर्धा, होंठ की जरूरत की आवश्यकता पड़े या होंठ से बोले जाते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, से बोले जाते हैं, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन वर्णों को बोलने के लिए कंठ, तालु, मूर्धा, होंठ की के द्वारा बोले जाते हैं, उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, ये चीजें हम आपको यहाँ बताते हैं। स्पर्शी व्यंजन में का वर्ग से मा वर्ग तक। ठीक है दोस्तों, का वर्ग का मतलब का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, चा, छा, जा, झाइया। ये जो का वर्ग में जो मतलब हर वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मा वर्ग तक ये स्पर्शी व्यंजन में आते हैं और इसमें 2 आते हैं, ढा और ढा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा कि स्पर्शी व्यंजन में ये कितने हैं, टोटल 25 ये हो जाते हैं,
प्लस यहाँ से 2 हो जाते हैं, तो ये आपके 27 है। ठीक है दोस्तों। और अब बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन, नंबर 1 पे हो गया। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, आपका नंबर 2 पे आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलने के लिए अंदर से, मतलब अंदर की तरफ ध्वनि खींची जाए, जैसे या, रा, ला, वा, मतलब अंदर की तरफ ध्वनि खींची जाए, या और जो है जीभ जाके तालू से टच होती है, या आगे मतलब दंत, आगे दांत वाले पार्ट से टच होती है, तब जो वर्ड निकलते हैं उन्हें ही हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों ये कह सकते हैं, अगर हमको परिभाषा लिखनी है तो हम ये कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अंदर की तरफ ली जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए, जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर की तरफ हवा ली जाती है, उन्हें ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 4 है। वो 4 व्यंजन ये हैं: या, रा, ला और वा। ठीक है दोस्तों, इसमें डिफाइन करने वाली थोड़ी और चीजें हैं, जैसे कि या, रा, ला, वा। जो ये या और वा है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं, इसकी बात करें या और वा की, तो इसे जो है अर्धस्वर भी कहते हैं दोस्तों। ये चीजें ध्यान रखने वाली बात है। यहां से कई बार क्वेश्चन हमको आया है कि या और वा मतलब अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर, या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। और रा को जो है, रा को दोस्तों यहां पे अब आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए हम तो अब ऊपर लिखना शुरू करते हैं। रा को जो है, रा को लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, रा को लुंठित वर्ण कहा जाता है। और अब इधर एक अभी बच रहा है, कौन सा? ला। ला को भी कुछ ना कुछ बोला जाता होगा, तो ला को पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां से हमारा क्लियर हो गया। अंतस्थ व्यंजन से जितने चीजें बनने वाली थी हमने आपको वो चीजें बता दिया। अब ये चीजें ध्यान में रखना है कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें अंदर की तरफ हवा की लेनी पड़ती है, उसे ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा है, और इसमें 2 बनते हैं अर्धस्वर, मतलब अर्धस्वर या और वा, रा लुंठित और ला पार्श्विक। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है तो हम इसको मिटा देते हैं और आगे आपको बताते हैं तीसरा आपका कौन सा है। ठीक है दोस्तों, अब 3 नंबर पे हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन। दोस्तों अब ऊष्म व्यंजन क्या है ये पहले जान लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए या जिन वर्णों को उच्चारित करने के लिए हमें ज़्यादा ऊष्मा या ज़्यादा घर्षण की ज़रूरत पड़ती है, या जिन वर्णों को उच्चारण में ज़्यादा घर्षण उत्पन्न होता है, उसे ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, परिभाषा पहले लिख देते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी परिभाषा तैयार हो गई। जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, वो हैं शा, खा, शा और हा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको आप बोल के भी देख सकते हैं। यहाँ तक की परिभाषा अगर आपको पता है तब भी, और अगर आप परिभाषा नहीं जानते हैं तब भी आप इसको अच्छे से पकड़ सकते हैं। जैसे शा, खा, शा, हा, इसमें आपको खुद ही पता चल रहा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपन या घर्षण उत्पन्न हो रहा है। तो इनकी संख्या टोटल कितनी है दोस्तों? 4। अब आगे देखते हैं कि ऊष्म व्यंजन के बाद 4 नंबर पे हमारा कौन सा आता है? 4 नंबर पे आपका आता है आगध व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब आगध व्यंजन क्या है? आगध व्यंजन का मतलब होता है दोस्तों, और इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है या द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। आगध व्यंजन में जिन व्यंजन वर्णों में द्विगुण का मतलब होता है दोस्तों जिनमें 2 गुण, जिसमें 2 गुण हो उसे ही द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में दो गुण उत्पन्न हो उन्हें ही द्विगुण या आगत व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अब आगध व्यंजन कौन कौन से हैं? आगध व्यंजनों की संख्या दोस्तों 2 है, जा और फा। ये आपका आगध व्यंजन हो गया दोस्तों। अब यहाँ से आप ऊष्म व्यंजन तो देख ही चुके हैं और इसे हम हटा के अब आपका अगला बताते हैं। अगला आपका 5 नंबर पे कौन सा आएगा? 5 नंबर पे आपका जो व्यंजन मतलब कि है वो है आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर पे आपका आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन का मतलब है, हमने इसको आपको हर्ष वो स्वर में भी बताया था। संयुक्त का मतलब होता है किसी ना किसी से मिलकर बने हैं। तो जिन व्यंजनों, जो व्यंजन या जिन व्यंजन एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने हैं उन्हें ही द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। सॉरी दोस्तों, जो व्यंजन वर्ण किसी ना किसी से मिलकर बने हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन ये हो गया आपका। अब देखते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। संयुक्त व्यंजन में आपका 4 वर्ण आता है। वो आपके 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ये 4 वर्ण आपके हैं छ, त्र,
ज्ञा और श्रा। ठीक है दोस्तों, अब ये किससे किससे मिलकर बने हैं ये चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे छ की बात करें तो दोस्तों ये आधा का प्लस शा से मिलकर बना है। त्रा की बात करें तो आधा प्लस रा से बना है। और चा की बात करें चा प्लस इया से बना है। और शा की बात करें तो ये शा और रा से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। अब आपका एकमात्र बचता है, कौन सा है वो आपका है वैदिक व्यंजन। यहाँ दोस्तों देख लेते हैं 6 नंबर पे है वैदिक व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो वैदिक व्यंजन कौन सा व्यंजन है? अब वैदिक व्यंजन की बात करें तो वैदिक व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनका हिंदी में ना प्रयोग हुआ है और वो वेदों तक ही सीमित रह गए हैं। वेद पुराणों तक ही उनकी मतलब कि वो वेद पुराण तक ही रह गए हैं या सीमित हैं, उन्हें ही वैदिक व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन वर्ण उन्हें वैदिक व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ ये चीज़ें आप अगर नोट कर ले हो तो ये चीज़ें हम अब मिटाएंगे। और अब दोस्तों देख लेते हैं वैदिक व्यंजन। जो व्यंजन वर्ण वेदों तक ही सीमित हैं उन्हें वैदिक व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या देखी जाए तो इनकी हम बता रहे थे आपको कि वैदिक व्यंजनों की संख्या, वैदिक व्यंजन की संख्या 1 है दोस्तों। वो कौन से है? ये आप ऐसे रहता है, इसे आप लुंठित दा या लुंठित रा भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही एक आपका है जो वैदिक व्यंजन है। और हमने आपको बता ही दिया है कि वैदिक व्यंजन सिर्फ वेदों तक ही सीमित है, इनका हिंदी में कोई प्रयोग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वैदिक व्यंजन हो गया। अब हम बात करते हैं ध्वनि संवेग के आधार पर। तो ध्वनि संवेग के आधार पर हम देखते हैं तो ध्वनि संवेग के आधार पर हमारा 2 पार्ट बनता है, इसलिए ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं ध्वनि संवेग के आधार पर। ठीक है दोस्तों, ध्वनि संवेग के आधार पर हमारा कौन कौन सा बनता है? ध्वनि संवेग के आधार पर हम देखते हैं कि ध्वनि संवेग के आधार पर हमारा 2 पार्ट बनता है। एक होता है अल्पप्राण, ठीक है दोस्तों, ये 1 नंबर पे आएगा। और 2 नंबर पे हमारा आता है महाप्राण। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बात करें तो अल्पप्राण है क्या, इसकी हम परिभाषा थोड़ा जान लेते हैं। अल्पप्राण वो होता है जिन व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए हम धीरे से हवा लेते हैं या छोड़ते हैं उसे ही अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि, ठीक है दोस्तों, ध्वनि, जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि धीरे से ली या
छोड़ी जाती है उन्हें ही अल्पप्राण ठीक है दोस्तों। तो यहां से ये परिभाषा बनती है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि धीरे से ली या छोड़ी जाती है उन्हें ही अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण देखा जाए तो अल्पप्राण में अब देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। अल्पप्राण की बात करें तो अल्पप्राण में आपके जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि वर्गीय व्यंजन कितने हैं, ठीक है दोस्तों। तो वर्गीय व्यंजन जो होते हैं, जैसे वर्गीय व्यंजन में का वर्ग का देख लिया जाए तो का, खा, गा, घा। तो इसमें अगर बात कर लिया जाए कि अब इसमें कौन कौन से अल्पप्राण हैं, कौन कौन से महाप्राण हैं, तो अल्पप्राण की बात करें तो अल्पप्राण इसमें जो होते हैं वो एक पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। तो पहला वर्ण आपका कौन सा है, ये है। तीसरा वर्ण आपका, सॉरी दोस्तों, गा और गा, ठीक है। पहला वर्ण आपका ये है और तीसरा वर्ण आपका ये है और पांचवा वर्ण आपका कौन सा है, ये है, ठीक है दोस्तों। तो आपका कौन कौन सा अल्पप्राण में कौन सा आता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यही आपका अल्पप्राण है। यहाँ पे आप ये भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं आप अपने जानकारी के लिए, और या तो ये भी कर सकते हैं कि 1, 3, 5, ये क्या है, ये आपके अल्पप्राण है, ठीक है दोस्तों। अब महाप्राण की बात कर लें तो महाप्राण, अब इसी का जस्ट विपरीत, अल्प का मतलब छोटा, महा का मतलब बड़ा। अब यही चीजें देख लेते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि तेजी से ली जाती है और तेजी से छोड़ी जाती है उन्हें ही महाप्राण कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि तेजी से ली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे यह समझ लेना कि ली जाने का मतलब अंदर ली जाती है, नहीं उसका अन्यथा मतलब मत निकालिएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि तेजी से अंदर ली जाती है, ये हम दिखा देते हैं आपको। अंदर ली जाती है और तेजी से छोड़ी जाती है, ठीक है दोस्तों, उसे ही हम महाप्राण कहते हैं। अब महाप्राण की बात कर लें तो वही हैं जो अल्पप्राण में जो बचे हैं वो आपके महाप्राण में आ जाएंगे। तो महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में आपके कौन कौन से बचे हैं, 2 और यहाँ से 4, ठीक है दोस्तों। तो महाप्राण में आपके 2 और 4 आते हैं, मतलब हर वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा अक्षर जो है वो आपका महाप्राण होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लें 2 और 5 का मतलब गा और, सॉरी दोस्तों, खा और घा, ये आपके महाप्राण में आते हैं। इसी तरह हर वर्गीय व्यंजन का मतलब का से माँ तक, ठीक है दोस्तों। तो हर वर्गीय व्यंजन का आपका ये चीजें होते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्पप्राण में आपके और कुछ आते हैं जिन्हें हम बताते हैं। अल्पप्राण में आपका अंतस्थ व्यंजन जो होता है दोस्तों, अंतस्थ में आपको हमने बताया था, जैसे अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, ये आपके किस में आते हैं, अल्पप्राण में, ठीक है दोस्तों। तो या, रा, ला और वा, ये भी आपके अल्पप्राण में आते हैं। और महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में भी आपके कुछ आते हैं, तो वो आपके कौन से हैं, तो जो बचे हैं अंतस्थ के बाद आपके आते हैं ऊष्म, तो सा, खा, शाहा, शा, खा, शा और हा,
ये आपके दोस्तों महाप्राण में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्वनि संवेग के आधार पर हमने आपको ये चीज़ें बता दी। अब आगे देखते हैं, अब हमारा एक बचा है टॉपिक, वो कौन सा है, तारत्व के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग ये चीज़ें कर लिए हों तो हम इसको अब मिटाना चाहेंगे और आगे आपको तारत्व के आधार पर व्यंजन बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं तारत्व के आधार पर। ठीक है, अब तारत्व के आधार पे आपके कितने टाइप हैं या कौन कौन से व्यंजन आते हैं, ये चीज़ें हम अब जान लेते हैं। तारत्व के आधार पर देखा जाए, तारत्व के आधार पर, ठीक है दोस्तों, तो तारत्व के आधार पर भी आपके दो ही टाइप बनते हैं, जिनको हम नंबर 1 पे देखते हैं। नंबर 1 पे आपका आता है साघोष या आघोष। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 पे आपका आता है घोष या साघोष। अब ये चीजें आप ना 1 2 आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, घोष या साघोष। और नंबर 2 पे आएगा आघोष। ठीक है दोस्तों, अब घोष या साघोष क्या है, ये चीज़ें हम जान लेते हैं। घोष या साघोष में जिन ध्वनि मतलब कि जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें कंपन, मतलब जिन वर्ण को हम जब व्यंजन वर्ण में वो व्यंजन होते हैं कुछ जिनको हम बोलते हैं तो हमारे अंदर से कंपन टाइप है, जैसे वाइब्रेट टाइप का जो वर्ण निकलते हैं उसे ही घोष या साघोष व्यंजन कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में प्रकंपन, ठीक है दोस्तों, उत्पन्न होता है उसे घोष या साघोष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया घोष। अब घोष में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये चीज़ें हम आपको बताते हैं। घोष में आपके हर वर्ग का 3, 4 और 5, ठीक है दोस्तों, 3, 4 और 5 ये आपके घोष या साघोष में आते हैं। जैसे हमने आपको बताया का, खा, गा, घा और अंगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं 3, 4 और 5। 3 की बात करें तो 3 ये, 4 ये और 5 ये। ठीक है दोस्तों, तो ये 3, 4, 5 आपके ये वाले जो हैं ये आपके घोष या साघोष व्यंजन होंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे कि घोष में जो हमने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा, ये आपके, और इसमें एक हा, ये भी आपके घोष व्यंजन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब घोष के बाद हम आघोष की बात करते हैं, तो इसी का जस्ट विपरीत होता है आघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में प्रकंपन की जरूरत या उत्पन्न नहीं होता उसे ही आघोष कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में नहीं होता उसे आघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे आघोष व्यंजन कहते हैं। तो
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों, नीचे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो आघोष में जिन वर्णों के उच्चारण में प्रकंपन की नहीं उत्पन्न होता या नहीं होता उसे ही आघोष व्यंजन कहते हैं। आघोष व्यंजन में जो है आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आघोष व्यंजन में हमने आपको अभी बताया कि 1 और 2 ये आघोष व्यंजन होते हैं। मतलब जैसे कि हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, जैसे का, खा, चा, छा, ये आपके आघोष में आते हैं। और आघोष में आपके और व्यंजन आते हैं, जैसे कि अभी इसमें देखा गया तो इसमें अंतस्थ व्यंजन आ गए। और आघोष में जो होते हैं शा, खा और शा, शाखा, शा, ये आपके आघोष व्यंजन है। तो दोस्तों यहाँ ये आपका तारतम्य के आधार पर भी हो गया। अब आगे मतलब आपकी जो ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और अगला वीडियो इसमें दोस्तों कुछ चीज़ें आपकी थोड़ी बहुत बच रही हैं, जैसे कि उच्चारण स्थान के आधार पर कुछ नोट्स हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में कंप्लीट करवा देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।